हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ जीनियस क्लासेस सागर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 12 एटम का लेक्चर नंबर 5। तो चलिए हम एक क्विक समराइज कर लेते हैं कि आखिर हमने पिछली क्लास में क्या समझा था। हमने पिछली क्लास में जाना कि सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की और उन्होंने पाया कि अधिकांश कण ऐसी थी जो पन्नी से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए और कई सारे कण ऐसी थी जिनकी संख्या लगभग 0.14% थी जो लगभग 1 डिग्री के कोण से विक्षेपित होते हुए निकल गए और लगभग 8000 में से केवल एक ऐसा ही कण था जो जिस मार्ग से गया था ठीक उसी मार्ग से वापस लौट आया। तो हम ओवरऑल क्या समझे कि अधिकांश कण पन्नी को पार करते हुए सीधे निकल गए, कई कण थे जो 1 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुए और लगभग 8000 में से केवल एक ऐसा कण था जो जिस मार्ग से गया ठीक उसी मार्ग से वापस लौट आया। रदरफोर्ड ने हमें आगे बताया कि किसी परमाणु में उसकी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है जैसे कि सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इस मॉडल में उन्होंने नाभिक की तुलना सूर्य से की है और इलेक्ट्रॉन की तुलना ग्रहों से की है। तो रदरफोर्ड ने हमें बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार प्रत्येक कक्षाओं में गति कर रहा है। इस कारण से रदरफोर्ड के मॉडल को ग्रहीय मॉडल भी कहा जाता है। क्लास के लास्ट में हम एक लाइव क्विज रखेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि कई जब हम अपना लाइव क्विज रखते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स अपने सही आंसर कमेंट करते हैं और कई स्टूडेंट्स के हम नाम भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि मुझे भी यहाँ से टाइप ही करना होता है। तो आज से जो हम लाइव क्विज रखेंगे उसमें हर एक स्टूडेंट की एक इंडिविजुअली रिपोर्ट तैयार होगी कि एक स्टूडेंट ने कितने सही आंसर या फिर कितने गलत आंसर दिए हैं और उस लाइव क्विज की लास्ट में आपके लिए उस क्विज के विनर का नाम भी मालूम चल जाएगा जिसे हम अपनी अगली क्लास में शामिल करेंगे। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है वो है सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सन 1865 में एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। सर मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार यदि कोई आवेशित कण त्वरित गति कर रहा है तो वह निरंतर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है जब तक कि उसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में ना बदल जाए। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि आखिर त्वरित गति कहलाती क्या है। तो मैं आपके लिए बता दूं कि त्वरित गति एक ऐसी विशिष्ट प्रकार की गति होती है जिसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। मान लीजिए यदि कोई कण ऐसी गति कर रहा है जिसकी दिशा लगातार बदल रही है तो हम कहेंगे कि उस कण की गति त्वरित गति है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत था क्या। तो स्क्रीन पर आप एक आवेशित कण देख पा रहे हैं। मान लीजिए ये एक त्वरित गति कर रहा है। त्वरित गति कर रहा है मतलब इसकी दिशा लगातार बदल रही है। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये कण एक ऐसी गति कर रहा है जिसकी दिशा लगातार बदल रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि गति करते करते इसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी तो हम कहेंगे कि ऊर्जा रूपांतरित हो गई है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इस कण की ऊर्जा नष्ट हो गई है। यदि हमने कहा कि इस कण की ऊर्जा नष्ट हो गई है तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत फेल हो जाएगा। तो इस कण की जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। रदरफोर्ड ने हमें बताया कि किसी परमाणु में उसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गति कर रहा है कि उसकी दिशा लगातार बदल रही है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित गति है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय सिद्धांत अप्लाई हो जाएगा। मैक्सवेल ने हमें बताया कि यदि कोई आवेशित कण त्वरित गति कर रहा है तो गति करते करते एक समय ऐसा आएगा कि उसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो ठीक ऐसा ही परमाणु के साथ भी अप्लाई होगा। चूंकि परमाणु के नाभिक के चारों ओर आवेशित कण इलेक्ट्रॉन त्वरित गति कर रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन गति करते करते जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक में गिर जाएगा और इस प्रकार परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो क्या समझे हम कि रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। तो अभी हमने जो विजुअलाइजेशंस देखे हैं तो उनको डीप से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार यदि कोई आवेशित कण त्वरित गति कर रहा है तो वह निरंतर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है जब तक कि उसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में ना बदल जाए। अब यदि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को आधार मानकर चलें तो इलेक्ट्रॉन निरंतर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में इसके बारे में काफी डीपली डिस्कस किया था। चूंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्गों में गति कर रहा है तो उसकी दिशा लगातार परिवर्तित होगी। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की गति त्वरित गति होगी। हमने अभी क्लास के स्टार्टिंग में जाना कि त्वरित गति आखिर कहलाती क्या है। यदि कोई कण ऐसी गति कर रहा है जिसकी दिशा लगातार बदल रही हो तो हम कहेंगे कि वह कण त्वरित गति कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। अब यहाँ मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत लागू होगा और इलेक्ट्रॉन निरंतर त्वरित गति करते हुए विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अंततः एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अंत में इलेक्ट्रॉन स्थिर होकर नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे कि आखिर वो क्या फेलियर थी जिस कारण से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल फेल हो गया। यदि आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। रदरफोर्ड के मॉडल की दूसरी सबसे बड़ी कमी ये रही कि उनका मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। तो इसे हम अपनी आगे आने वाली क्लास में समझेंगे। जब हम परमाणु स्पेक्ट्रम का टॉपिक लेकर आएंगे तो इस पॉइंट को काफी डीपली समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप यही समझ लीजिए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। तो जब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यदि आप अपने नोट्स अपने हाथों से बना रहे हैं तो इस पॉइंट को लिखने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको अपनी कॉपी या रजिस्टर का लगभग एक पेज छोड़ देना है। हमारा अगला टॉपिक है, उसका नाम है संघट्ट प्राचल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो मान लीजिए आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो एक परमाणु है और ये इसका एक नाभिक है। नाभिक तो एक ही होता है किसी भी परमाणु में। तो मान लीजिए हमने किसी एक अल्फा कण को इस परमाणु पर डाला, तो आप कहेंगे कि सर ये हो सकता है कि थोड़ा सा विक्षेपित होते हुए निकल जाए या फिर बिना विक्षेपित हुए सीधा ही निकल जाए। तो हम कहेंगे जो आपको बीच की लंबवत दूरी दिखाई दे रही है इसे ही हम संघट्ट प्राचल कहते हैं। तो हम क्या समझे कि अल्फा कण जहां से उत्सर्जित होता है और नाभिक के बीच की लंबवत दूरी को ही हम संघट्ट प्राचल या फिर इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। यदि हम आसान शब्दों में कहें तो अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश, मतलब अल्फा कण यहाँ से उत्सर्जित हुआ था तो अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी ही संघट्ट प्राचल कहलाती है। इसे हम स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। हमने यहाँ से अल्फा कण को इस परमाणु पर तो डाल दिया, लेकिन अभी तक परमाणु विक्षेपित नहीं हुआ है। तो चिंता मत कीजिए, यहाँ से लीजिए परमाणु हो गया विक्षेपित। परमाणु विक्षेपित होने पर जिस मार्ग का अनुसरण करेगा उसे हमने सैटेलाइट लाइन से दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा कोण थीटा बना है, इसे ही हम प्रकीर्णन कोण कहते हैं। प्रकीर्णन कोण को हम थीटा से दर्शाते हैं। अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश और नाभिक के केंद्र से जो लंबवत दूरी होती है उसे ही हम संघट्ट प्राचल कहते हैं, और जो अल्फा कण जितने कोण से विक्षेपित होता है उसे हम प्रकीर्णन कोण कहते हैं, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और संघट्ट प्राचल और प्रकीर्णन कोण में संबंध समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम b के मान को अधिकतम रखेंगे तो हमें थीटा का मान क्या प्राप्त होगा। तो जैसे ही हम इस परमाणु पर अल्फा कण को डालेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो b है, मतलब जो संघट्ट प्राचल है वो बहुत अधिक है। अल्फा कण की नाभिक के केंद्र से जो अभिलंबवत दूरी है वो बहुत अधिक है, तो ये बहुत ही कम कोण से विक्षेपित होते हुए निकल गया। तो हमने जाना कि जब संघट्ट प्राचल अधिकतम हो तो प्रकीर्णन कोण मतलब थीटा का मान न्यूनतम होता है, मतलब लगभग 0 के बराबर होता है। चलिए अब हम अपने अगले केस की स्टडी करते हैं जिसमें b का मान कम हो। तो इस परमाणु पर जैसे ही हम किसी अल्फा कण को डालेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे b का मान बहुत ही कम है। तो ये अल्फा कण अधिक कोण से विक्षेपित हुआ है। पहले की तुलना में ये अल्फा कण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत अधिक कोण से विक्षेपित हुआ है। तो यहाँ पर थीटा का मान पहले की तुलना में काफी ज्यादा है, क्योंकि हमने b का मान मतलब संघट्ट प्राचल का मान कम कर दिया है। हमने यहाँ ये निष्कर्ष निकाला कि जब संघट्ट प्राचल कम हो तो प्रकीर्णन कोण का मान अधिक होता है। हमारी स्टडी का जो तीसरा केस है वो है कि जब b का मान न्यूनतम हो, मतलब हम b को कितना कम कर सकते हैं उसकी अंतिम सीमा तक। b का मान न्यूनतम तभी संभव है जब हम किसी अल्फा कण को उस परमाणु की ठीक नाभिक पर ही डालें। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर b का मान लगभग, या हम कहें कि पूरा ही b का मान 0 के बराबर है। रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि लगभग 8000 में से एक ऐसा कण था जो जिस मार्ग से गया था ठीक उसी मार्ग से वापस लौट आया। तो यहाँ पर हम क्या समझे, जब b का मान बिल्कुल न्यूनतम रखेंगे तो थीटा मतलब जो हमारे लिए प्रकीर्णन कोण का मान मिला वो मिला पाई रेडियन। तो हम यहाँ समझे कि जब संघट्ट प्राचल अर्थात b का मान न्यूनतम हो तो प्रकीर्णन कोण अर्थात थीटा का मान अधिकतम लगभग पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री के बराबर होगा। चलिए तो हमको एक समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने b और थीटा में क्या रिलेशन समझे हैं। तो जैसे ही हमने b का मान अधिकतम रखा तो हमें थीटा का मान न्यूनतम लगभग 0 के बराबर मिला। जब हमने b का मान कम रखा तो हमें
थीटा का मान अधिक प्राप्त हुआ पहले की तुलना में। जो हमारा तीसरा केस सामने आया उसमें हमने जब b का मान न्यूनतम लगभग 0 के बराबर रखा तो हमें थीटा का मान अधिकतम लगभग पाई रेडियन के बराबर मिला। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे संघट्ट प्राचल एवं विकिरण कोण के बीच क्या संबंध होता है। तो हमने अभी अपने जो केसेस देखे हैं उनमें हमने जाना कि संघट्ट प्राचल जो होता है वो विकिरण कोण की व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो विकिरण कोण होता है वो संघट्ट प्राचल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात b व्युत्क्रमानुपाती होगा थीटा के। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो थीटा है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा b की तुलना में। हमने अपनी पिछली क्लास में जाना कि कैसे सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार सोने की पन्नी पर की और उन्होंने नाभिक की खोज भी कर ली कि किसी परमाणु का नाभिक उसके केंद्र में होता है और उसका समस्त द्रव्यमान उसके एक बिंदु पर केंद्रित रहता है जिसे नाभिक कहा जाता है। चलिए हमने ये भी मान लिया। उसके आगे रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार की और उन्होंने पाया कि लगभग 8000 में से केवल एक ही ऐसा अल्फा कण था जो जिस मार्ग से गया था ठीक उसी मार्ग से वापस लौटा। तो आज हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि आखिर उस अल्फा पार्टिकल पर कितना प्रतिकर्षण बल लगा हुआ था। तो हमारे न्यूमेरिकल्स का पहला क्वेश्चन है कि जब किसी सोने के परमाणु के नाभिक पर एक अल्फा कण की बौछार की जाती है तो नाभिक और अल्फा कण के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। हल। माना नाभिक और अल्फा कण के बीच की दूरी स्मॉल r है। हम जानते हैं कि सोने के परमाणु की नाभिक पर आवेश का परिमाण 79 e। यहाँ पर e का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैं आपके लिए बता दूं कि कैसे सोने के परमाणु के नाभिक पर आवेश 79 e होता है। तो मैं आपके लिए अभी तक बता दूं कि जैसा कि हमने रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। और मैं आपके लिए थोड़ी सी एडवांस बात बता दूं जो कि हम अपने आगे आने वाले चैप्टर नाभिक में पढ़ेंगे कि किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है और प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चूंकि जो सोना है, सोने के परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 79। तो सोने के परमाणु में 79 इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं और उसके नाभिक में 79 न्यूट्रॉन्स और 79 प्रोटॉन्स होते हैं। इस कारण से सोने के परमाणु के नाभिक पर आवेश 79 e होता है। अल्फा कण पर आवेश का परिमाण 2e होता है। अभी तक हमने पिछली क्लास में ही जाना था कि किसी भी अल्फा कण पर आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का दुगना होता है। चलिए अब हम गणना करते हैं कि दोनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा। तो Fr मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन 1/4πε0 इंटू 79e इंटू 2e अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर Fr बराबर हो जाएगा, यदि आप मान रखना चाहें 1/4πε0 का 9 इंटू 10⁻9 तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ मान नहीं रखा है। हमने लिखा है 1/4πε0। 79 दूनी हो जाएगा यहाँ 158 158 e इंटू ई हो जाएगा ई स्क्वायर और अपॉन में आर स्क्वायर पहले से ही है। तो यहाँ पर हमारा जो बल का परिमाण हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 158 ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। तो चलिए अब हम अपने न्यूमेरिकल्स के दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है जब किसी सोने के परमाणु के नाभिक पर दो अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो नाभिक और अल्फा कणों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। कई स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये तो पुराना क्वेश्चन रिपीट हो गया। जी नहीं, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहले क्वेश्चन में केवल एक अल्फा कण था, इस क्वेश्चन में दो अल्फा कण शामिल हो गए हैं। तो कई स्टूडेंट्स ने तो अभी तक कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना शुरू भी कर दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, लेकिन हम इसे सही तरीके से सही प्रोसीजर से हल करेंगे। तो हल। माना नाभिक और अल्फा कण के बीच की दूरी स्मॉल r है। हम जानते हैं कि सोने के परमाणु के नाभिक पर आवेश का परिमाण 79 e मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आवेश जिसका e का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी हमने इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। अल्फा कणों पर आवेश का परिमाण, चूंकि यहाँ पर दो अल्फा कण हैं तो टोटल यहाँ पर आवेश का परिमाण हो जाएगा दोनों अल्फा कणों पर वो हो जाएगा 4e। ई मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आवेश जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चलिए अब हम दोनों अल्फा कणों और सोने के परमाणु के नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल की गणना करते हैं। तो हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब Fr बराबर होगा यहाँ 1/4πε0। कई स्टूडेंट्स 1/4πε0 को कैपिटल के भी लिखते हैं, तो आप भी यदि चाहें तो अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर राइट करने के लिए
1/4πε0 को कैपिटल के भी लिख सकते हैं यदि आपको टाइप करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा 79e इंटू 4e अपॉन आर स्क्वायर। तो आगे हम लिखेंगे एफ आर बराबर 1/4πε0। यहाँ पर 79 4 जा हो जाएगा 316 मतलब 316 ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। और ये तो हमें पता ही है कि दोनों अल्फा कण और नाभिक ये सब एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको एक क्विक होमवर्क के तौर पर देना चाहता हूं। तो जैसे ही आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे वैसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अपना आंसर ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि आपको 1/4πε0 लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है तो आप उसे कैपिटल के भी लिख सकते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जब किसी चांदी के परमाणु के नाभिक पर दो अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो नाभिक और अल्फा कणों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बलों की गणना कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। वेल डन ऑल स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स के आंसर सही हैं। तो चलिए इसे अब हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। तो माना नाभिक और अल्फा कणों के बीच की दूरी स्मॉल r है। हम जानते हैं कि चांदी के परमाणु के नाभिक पर आवेश का परिमाण 47 ई होता है, क्योंकि मैंने आपको स्क्रीन पर पहले ही बता दिया था कि चांदी का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 47 होता है। इस कारण नाभिक पर जो आवेश होगा वो होगा 47 इंटू ई। अल्फा कणों पर आवेश का परिमाण, चूंकि यहाँ पर दो अल्फा कण है और हम जानते हैं कि एक अल्फा कण पर आवेश का परिमाण 2e होता है, तो दो अल्फा कणों पर आवेश का परिमाण 4e हो जाएगा। तो दोनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान होगा एफ आर मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन 1/4πε0r। Q1 इंटू Q2 का मतलब हो जाएगा 47e इंटू 4e अपॉन आर स्क्वायर। आप चाहें तो 1/4πε0 को 9 इंटू 10⁻9 भी लिख सकते हैं या फिर कैपिटल के भी लिख सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ सिंपली लिखा है 1/4πε0r। यहाँ पर जब आप 47 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 188 मतलब 188। ई का ई में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ई स्क्वायर, आर स्क्वायर तो पहले से ही है। और जो बात अधिकांश स्टूडेंट भूल जाते हैं वो है कि इसके बाद आपको लिखना है कैपिटल एन, मतलब जो फोर्स का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। और किसी भी राशि का मात्रक लिखना जरूरी होता है यदि उस राशि का मात्रक है। फ्रेंड्स, मैं अपनी क्लास को लास्ट सेगमेंट की ओर ले जाने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हैं। एंड में से हैं देवांशी तिवारी, देवांश पांड्या और अंजलि मिश्रा। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनसे यदि वीडियो के लास्ट में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हैं। ध्यान दीजिए, यदि मैं आपसे वीडियो के लास्ट में कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो वो एज अ होमवर्क होता है, तो उसे आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए ताकि आगे से हम आपके भी नाम शामिल कर सकें। मैं आपके सामने एक नए माध्यम से लाइव क्विज लेकर आ रहा हूं। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि कई सारे स्टूडेंट्स सही आंसर कमेंट कर रहे थे और उनका नाम हम अपने कमेंट बॉक्स में नहीं ले पा रहे थे। हालांकि मुझे भी केवल यहाँ से नाम ही टाइप करने होते हैं और सारे स्टूडेंट्स के नाम शामिल करना संभव नहीं हो पाता है। इसी के मद्देनजर मैं आपके लिए लाइव क्विज का एक नया माध्यम लेकर आया हूं जिसका नाम है मेंटीमीटर। आपको केवल लाइव क्विज को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पर लाइव क्विज से जुड़ने के लिए एक लिंक दी गई है। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और आप सीधे ही हमारे साथ लाइव क्विज से जुड़ जाएंगे। ध्यान रखिए, ये लाइव क्विज है तो आपको अपने मोबाइल का डाटा ऑन रखना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। मैंने कमेंट बॉक्स में आपके लिए कोड दिया है, वहां से आप कोड कॉपी करके यहाँ आपको कोड फिल करना है। ध्यान रखिए, हर क्लास की लाइव क्विज के लिए एक यूनिक कोड दिया जाएगा जो आपको तुरंत ही कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपके लिए बता दूं कि ये क्विज केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा जो हमारे साथ लाइव जुड़े रहेंगे। जी हाँ, मैं आपके लिए बता दूं कि क्विज केवल उतने समय तक ही लाइव रहेगा जब तक कि हमारी क्लास खत्म नहीं हो जाती। और क्विज में केवल उतने ही स्टूडेंट्स जुड़ पाएंगे जो हमारे साथ एट द टाइम लाइव रहेंगे। यदि आप सोचें कि क्लास के बाद आपको क्विज देने के लिए मिल जाएगा तो उस समय आपके लिए क्विज अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है ठीक उसके बाद ही लाइव क्विज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आपको सीधे ही लिंक ओपन करके मेंटीमीटर पे पहुंच जाना है।
हर क्विज के लिए मैं आपके लिए एक यूनिक कोड दूंगा, आपको वो यूनिक कोड यहाँ पर भरना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और आप सीधे ही हमारे लाइव क्विज से जुड़ जाएंगे। हालांकि इस क्लास से जुड़ने के लिए आपको जो कोड टाइप करना है वो है 4750 824। इसके बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ठीक वैसे ही ये एप्लीकेशन आपका नाम मंगाएगी, तो आपको अपना यहाँ सही नाम कमेंट करना है। यहाँ आपको सही नाम अपना लिखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद विनर का नाम डिसाइड किया जाएगा, विनर का नाम शो अप किया जाएगा कि किस स्टूडेंट ने काफ़ी कम समय में सही आंसर दिया है, और उसका नाम शो अप किया जाएगा। और क्लास के लास्ट में विनर का नाम भी घोषित किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपना सही नाम भरना है और सीधे ही सिंपली ज्वाइन क्विज पर क्लिक कर देना है। हमारे साथ लाइव क्विज से जुड़ जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारे साथ लाइव क्विज से जुड़ना है। ध्यान रखिए, जो हमारा लाइव क्विज होगा निष्पक्ष है, पूर्णतः ऑनलाइन है। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, परमाणु शब्द का पहली बार कब उपयोग हुआ था। आपके सामने टाइमलाइन चलेगी, आपके सामने ऑप्शंस होंगे, आप कितने कम समय में सही ऑप्शन का चयन कर पाते हैं। ये भी निर्भर करेगा आपके पॉइंट्स को। हर क्वेश्चन के लिए 1000 पॉइंट्स होंगे। क्वेश्चन के लास्ट में ये भी बताया जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो सही है या फिर नहीं है। और लास्ट में लीडरशिप बोर्ड भी बताया जाएगा कि आखिर किन स्टूडेंट्स ने काफी कम समय में क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। और लास्ट में ये भी बताया जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्विज का विनर कौन है। हमारी इस वीडियो को चालू रहने दें, ताकि यदि आपको क्विज से जुड़ने में कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसे तुरंत रिजॉल्व किया जाएगा।